जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जो है मानचित्र, इसका पार्ट 2 को आज जानेंगे। पिछले क्लास में हम पार्ट 1 में जाने थे मानचित्र के बारे में, मानचित्र क्या होता है इसके बारे में। तो आपको बताए थे जो मानचित्र जो होता है वह जो विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं उसको एक समतल सतह पर दर्शाना, यानी कहे तो आप घर के नक्शा को देखते होंगे, यानी जब हम घर बनाते हैं तो एक नक्शा सेट करते हैं। नक्शा इसलिए सेट करते हैं क्योंकि ताकि जो जब हम घर बनाए तो उसका सही से हम घर को बना सके, सही ढंग से बना सके। लेकिन उसी तरह हमारा जो मानचित्र है उस पर हम पृथ्वी का जो हम अध्ययन किए थे, यानी एक ग्लोब का अध्ययन किए थे, यानी पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप मानकर उसमें बताए थे हम जो पृथ्वी के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे महासागर हो गए, देश हो गए, राज्य हो गए, और भी विभिन्न प्रकार की जो चीजें के बारे में बताए थे, वो सब मानचित्र पर दर्शाया जाता है और उसका अध्ययन हम करते हैं। यानी जब हम ग्लोब की बात करें तो उस पर हम पृथ्वी के वास्तविक रूप को हम ग्लोब कहते हैं, और उस पर हम ग्लोब का अध्ययन पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए करते थे। वही अब हम मानचित्र की बात करते हैं, तो जब हम पृथ्वी पर किसी विभिन्न भागों के जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन जब मानचित्र की बात करेंगे तो मानचित्र पर बारी बारी से सभी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी मानचित्र जो है उसमें विभिन्न क्षेत्रों को बारी बारी से हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और देखेंगे। तो ये जाने थे पिछले वीडियो में। उसके बाद जाने थे मानचित्र के प्रकार के बारे में। जैसा कि आपको हम बताए थे मानचित्र के 3 प्रकार थे, जिसमें एक प्रकार थे भौतिक मानचित्र, उसके बाद दूसरा प्रकार था राजनैतिक मानचित्र, उसके बाद तीसरा जो प्रकार था वह था थीमेटिक मानचित्र। तो हम इस सभी को बारी बारी से जाने थे, जिसमें आपको हम पहले बताए थे भौतिक मानचित्र के बारे में। तो जैसा कि आपको हम भौतिक मानचित्र जो था उसमें बताए थे, जो भौतिक मानचित्र पर प्राकृतिक रूप से जो चीजें रहते थे उनको दर्शाया जाता था। यानी कहे तो जो हमारा जो प्राकृतिक रूप से जो बनाए गए चीज थे, यानी जैसे कि पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, और भी विभिन्न जगह की बात करें जो प्राकृतिक रूप से बनाए गए हो, वो सब को हम भौतिक मानचित्र पर दर्शाते थे और इसे हम भौतिक मानचित्र कहते हैं। और इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग हम जानकारी प्राप्त करने के लिए करते थे, यानी पढ़ने के लिए इस मानचित्र का उपयोग करते थे। उसके बाद हम दूसरा मानचित्र के बारे में जाने थे, जो था राजनैतिक मानचित्र। तो जिसमें बताए थे आपको, इसमें मुख्य रूप से हम राज्यों, देशों और शहरों के बारे में जानते थे। यानी किसी राज्य के बारे में हमको विशेष जानकारी प्राप्त करना है तो हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। देश के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना है, महादेश के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना है तो हम मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। लेकिन जो राजनैतिक मानचित्र है उसका उपयोग हम अधिकतर देखते हैं कौन करता है, तो जो प्रशासन लोग होते हैं, यानी प्रशासनिक व्यवस्था में हम भौतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं, और ये राजनैतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं, और भूगोल के अध्ययन के लिए हम भौतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। और तीसरा जो मानचित्र था थीमेटिक मानचित्र, अब इसका बात करते हैं। तो इसमें हम किसी मुख्य जो जगह होते थे, जैसे जनसंख्या के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना है, या वन के बारे में, वर्षा के बारे में, ये सब के बारे में हम थीमेटिक मानचित्र में दर्शाते थे और इसके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते थे। यानी कहे तो जो हमारा जो थीमेटिक मानचित्र था उस पर हम जानते थे एक साल में कितने बार बारिश होंगे, इन सभी चीजों को दर्शाए जाते थे, या एक महीने में कितने बार बारिश होंगे। और कहे तो वन का विवरण, यानी वन जो हमारे जो क्षेत्र है उसमें वन की विवरण के बारे में हम ये बहुत थीमेटिक मानचित्र पर दर्शाते थे। तो आज हम जानेंगे उससे आगे जो है मानचित्र के 3 प्रमुख घटक, यानी हम मानचित्र के घटक के बारे में जानेंगे। यानी मानचित्र पर किस तरह से चीजों को दर्शाया गया है, यानी कहे तो जैसा कि आपको हम बताए हैं जो मानचित्र पर हम विशेष, यानी कहे तो महासागर, जल हो गए, देश हो गए, और भी विभिन्न प्रकार की जानकारी हम मानचित्र से प्राप्त करते हैं। तो ये तो जरूरी नहीं है कि हम सब चीजों को हम मानचित्र पर दर्शा ही देते हैं। उसके लिए कुछ
मुख्य जो बिंदु होते हैं उनको दर्शाए जाते हैं। कहे तो दूरी के माध्यम से हम मानचित्र के बारे में जानेंगे, दिशा के माध्यम से जानेंगे, उसके बाद प्रतीक चिन्ह के माध्यम से जानेंगे। जैसा कि कहे तो जैसे कोई देश ही हो गया तो उसको उसके बारे में हम उसका तो बहुत विशेषता होगा, तो उसको हम मानचित्र पर तो दर्शा ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए उसको हम प्रतीक चिन्ह के माध्यम से जानेंगे। और कहे तो जैसे सड़क हो गए तो हम पूरी सड़क को तो नहीं दिखा सकते मानचित्र पर, लेकिन उसके लिए हम प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम जानेंगे बारी बारी से तीनों जो घटक है उसके बारे में। तो पहले हम दूरी जो है इसके बारे में जानेंगे, और इसके दो विभिन्न पैमाने हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम पहले जानते हैं दूरी के मानचित्र का। तो जो हमारा जो मानचित्र होता है उस पर एक आरेख देखते होंगे, वह जो आरेख यानी कहे तो रेखा, वह रेखा इसलिए खींचा जाता है क्योंकि हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कहे तो अगर मानचित्र पर हम विशेष बड़े एरिया की बात करें तो उसको हम दूरी वाले मानचित्र पर छोटा करके लिखा जाता है। यानी कहे तो 5 किलोमीटर के एरिया को हम मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर में दर्शाते हैं। यानी जो बड़ा भाग होता है 5 किलोमीटर का एरिया, उसको मानचित्र पर छोटे आकार में लिखते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर। वैसे 10 किलोमीटर की बात करेंगे तो उसको हम 2 सेंटीमीटर की एरिया पर लिखते हैं। तो और इसके दो विभिन्न पैमाने भी है, जिसमें एक छोटे पैमाने है और एक बड़े पैमाने है। तो छोटे पैमाने की बात करेंगे पहले। तो मानचित्र पर बड़े क्षेत्रफल वाले भाग, जैसे कि कहे तो देश हो गए, महासागर हो गए, इन सभी के बारे में हम दर्शाने की बात करेंगे तो वह छोटे मानचित्र पर दर्शाएंगे। यानी छोटे पैमाने के मानचित्र पर हम दर्शाएंगे महासागरों के बारे में, देशों के बारे में, विदेशों के बारे में। वही हम बात करेंगे बड़े पैमाने की। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र पर हम गांव के, शहर के बारे में हम उस पर दर्शाते हैं। तो अब हम अगले घटक की ओर चलेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो अगला घटक है दिशा। आप लोग मानचित्र जब देखते होंगे तो उसमें दिशा होता है, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो आप ऊपर वाले भाग में देखते होंगे जो सिर्फ ऊ लिखा हुआ रहता है। यानी ऊ का मतलब क्या होता है? तो ये जो ऊ होता है इसी के आधार पर हम मानचित्र में सभी दिशाओं को जानते हैं। यानी यही जो एक ऊ लिखा हुआ जो क्षेत्र होता है उसके माध्यम से हम पूर्व किधर है इसके बारे में जानेंगे, पश्चिम किधर है, दक्षिण किधर है, उत्तर किधर है, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि इस तरह से आप मानचित्र देखिएगा एक बात, और इसके ऊपर ऊ लिखा हुआ रहता है। तो ऊ की बात करेंगे तो यह जो है उत्तर दिशा को इंडिकेट करता है। यानी ये जो ऊ रहता है मानचित्र में ऊपर की तरफ रहता है, इसे हम उत्तर या नॉर्थ कहेंगे। तो ये नॉर्थ दिशा को इंडिकेट करता है। उसके बाद यही जो उत्तर होता है इसी के आधार पर हम विभिन्न दिशाओं को जानते हैं, जिसमें हम इधर वाले भाग को देखेंगे तो पूर्व की दिशा हो जाएगा, इधर वाले जो भाग होगा उसे दक्षिण की दिशा कहेंगे, दक्षिण, और इधर वाले भाग को हम पश्चिम की दिशा कहेंगे। यानी ऊ जो होता है इसी के माध्यम से हम मानचित्र में विभिन्न दिशाओं को जानते हैं। और ये जो मानचित्र पर 4 प्रमुख दिशाएं हैं और इसके अलावा भी 4 और दिशाएं हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। यानी कहे तो इस तरह से यानी ये वाले जो भाग हो गया ये पूर्व हो गया, उत्तर हो गया, ये वाला भाग पूर्व हो गया, ये वाला दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, और इसके बीचों बीच भी 4 प्रमुख दिशाएं होते हैं, जिसमें ऐसे और ऐसे। तो इसे हम उत्तर पूर्व के नाम से जानते हैं। यानी ये वाले जो भाग होते हैं इसके बीच वाले भाग को हम उत्तर पूर्व दिशा के नाम से जानते हैं। अब हम अगले दिशा के बारे में जानते हैं। तो अगला जो दिशा है उसे हम पूर्व दक्षिण यानी पूर्व दक्षिण की दिशा कहेंगे। और ये वाले भाग की बात करेंगे, ये वाले जो भाग है इसे पश्चिम दक्षिण कहेंगे। अब अगले दिशा की बात करेंगे। ये वाले भाग को हम पश्चिम उत्तर कहेंगे। यानी कहे तो हमारे जो दिशा की बात करेंगे तो 4 प्रमुख दिशाएं हैं, लेकिन उसके अलावा भी 4 और दिशाएं हैं।
तो जैसा कि आपको हम बताते हैं, एक हो गया सॉरी पूर्वोत्तर, यानी उत्तर और पूर्व को हम पूर्वोत्तर कहेंगे। उसके बाद अगले दिशा की बात करेंगे जो है पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच में, जिसे हम पूर्व दक्षिण दिशा के नाम से जानेंगे। उसके बाद अगला जो दिशा है उसे उसके बीच में, यानी अगला दिशा है दक्षिण और पश्चिम, तो उसके बीच वाले भाग को हम दक्षिण पश्चिम दिशा के नाम से जानेंगे। और अब आगे वाले दिशा की बात करेंगे, यानी पश्चिम और उत्तर के दिशा के बारे में, तो वह पश्चिमोत्तर दिशा होंगे। यानी ये 8 प्रमुख दिशाएं हैं। और इसके अब आगे जानते हैं, जो दिशाओं को ज्ञात करने वाले यंत्र का भी नाम होता है, तो जिसे हम दिक्सूचक यंत्र के नाम से जानते हैं। तो जो सूचक जो यंत्र होता है वह चुंबकीय दिशा की ओर इंडिकेट करता है, यानी ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर इंडिकेट करता है। यानी कहे तो ये जो आपको जो ये दिख रहा है फिगर, इसे हम दिक्सूचक यंत्र कहते हैं या दिग्बिंदु कहते हैं। दिक्सूचक यंत्र, जो ये जो आपको तीर का जो निशान दिख रहा है, यह उत्तर और दक्षिण दिशा को हमेशा इंडिकेट करेगा। तो इसके माध्यम से भी हम दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। यानी ये जो होता है यह मुख्यतः कहे तो इसका उपयोग हम जहाजों में जो रहते हैं, यानी जहाज के में रखा जाता है दिक्सूचक यंत्र को, ताकि दिशा का अनुमान लगाया जा सके। और ये पानी वाले जो जहाज होते हैं उसमें भी इस यंत्र का अत्यधिक उपयोग होता है। और इसके अलावा आप देखते होंगे भारतीय सेना में, यानी दिक्सूचक यंत्र का एक और नाम है जिसे हम कंपास के नाम से जानते हैं। यानी हमारे जो भारतीय सेना है उनके पास कंपास रहता है। तो कंपास का क्या काम होता है? तो उसका काम होता है दिशा का ज्ञात करना। यानी हम किसी भी मतलब क्षेत्र में चले जाएंगे और दिशा अगर भूल रहे हैं तो ये कंपास या कहे तो दिक्सूचक यंत्र के माध्यम से हम दिशा का अनुमान लगा सकते हैं। और जो हमारा जो कंपास होता है उसका जो चुंबकीय सुई होता है वह उत्तर और दक्षिण दिशा में हमेशा रहता है। तो इसको याद रखिएगा। इसका एक और नाम है कंपास, जो अत्यधिक इसका उपयोग भारतीय सेना लोग करते हैं। तो चलिए अब हम अगला घटक की ओर चलते हैं, जो है प्रतीक चिन्ह। यानी मानचित्र में देखते होंगे प्रतीक चिन्ह, तो ये क्या होते हैं? तो प्रतीक चिन्ह जो है वह मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो कहे तो मानचित्र पर किसी भी क्षेत्र के बारे में दर्शाया जाता है, लेकिन हम क्षेत्र को तो वास्तविक रूप से मानचित्र पर दर्शा ही नहीं सकते हैं। यानी जैसे कहे तो महासागर हो गए, इसको तो हम वास्तविक रूप से मानचित्र पर नहीं दर्शा सकते हैं। कहे तो देश हो गए, कहे तो पर्वत हो गए, पठार हो गए, रोड हो गए, रेलवे लाइन हो गए, और भी विभिन्न जो चिन्ह है यानी जगह जो है उसको हम वास्तविक रूप से नहीं दर्शा सकते हैं। तो इसलिए मानचित्र में हम प्रतीक चिन्ह के सहायता से हम उसको मानचित्र पर दर्शाते हैं। यानी कहे तो प्रतीक चिन्ह या कहे तो छाया के माध्यम से, रंगों के माध्यम से दर्शाते हैं। यानी आप लोग मानचित्र का जब अध्ययन करते होंगे तो देखते होंगे नीला वाले भाग, यानी रंग कोई खल में देखते होंगे नीला वाले भाग। तो नीला वाला भाग क्या होता है? तो वह जल के को दिखाता है। यानी हमारे पृथ्वी पर 71% जो जल उपस्थित है, तो इसलिए मानचित्र पर नीला वाले भाग को जल के नाम से जानते हैं। तो हम इसके बारे में बारी बारी से जानेंगे, मानचित्र पर कौन से चिन्ह को यानी कौन से जगह को किस चिन्ह के माध्यम से दर्शाया गया है इसके बारे में। तो पहले हम जानते हैं मानचित्र ये प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो जैसे कहे तो मानचित्र पर रोड की बात करेंगे, तो रोड को हम इस तरह से मानचित्र पर दर्शाते हैं। यानी इस तरह से मानचित्र पर हम सड़क को दर्शाते हैं। अब रेलवे लाइन की बात करेंगे, तो रेलवे लाइन को मानचित्र पर हम इस तरह से दर्शाते हैं। उसके बाद हम जल की बात करेंगे, कुआं की बात करेंगे। तो कुआं की बात करेंगे, तो कुआं को मानचित्र पर गोल दर्शाया जाता है। उसके बाद नदी की बात करेंगे, तो नदी को मानचित्र पर इस तरह से दर्शाया जाता है। उसके बाद हम
आगे भी बहुत सारे प्रतीक चिन्ह है, उसको मानचित्र पर दर्शाया जाता है। जैसे हम वृक्ष की बात करें, घास की बात करें, यानी वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष को इस प्रकार से मानचित्र पर दर्शाया जाता है। उसका घास की बात करेंगे तो घास को इस तरह से दर्शाया जाता है। और मंदिर और मस्जिद जो होता है, या कहे तो ये कब्रिस्तान हो गया, ये सब का भी एक प्रतीक चिन्ह होता है। जैसे मंदिर की बात करेंगे, यानी मंदिर को मानचित्र पर इस तरह से दर्शाया जाता है। उसके बाद मस्जिद की बात करेंगे, मस्जिद मस्जिद को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। यानी हमारा जो मानचित्र है उसको उस पर हम तो आपको जैसा कि बताया ही है, जो वास्तविक रूप से दर्शा ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए प्रतीक चिन्ह का उपयोग करेंगे। जैसे रेलवे लाइन के लिए ये प्रतीक चिन्ह हो गया, सड़क के लिए ये प्रतीक चिन्ह हो गया, उसके बाद कुआं के लिए ये हो गया, नदी के लिए ये हो गया, उसके बाद घास के लिए, घास और वृक्ष के लिए ये प्रतीक चिन्ह हो गया, मंदिर के लिए ये हो गया, मस्जिद के लिए ये हो गया। तो विभिन्न प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम मानचित्र का अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद कुछ रंगों के माध्यम से भी जानते हैं, जैसा कि आपको बताया ही है, पानी को नीला रंग से दर्शाते हैं। यानी जो हमारा जो कहे तो सागर हो गए, जल के जो जगह होते हैं, वो सबको हम नीला जगह से के रंग से दर्शाते हैं ताकि समझ में आए। यानी प्रतीक चिन्ह के माध्यम से हम जान जाते हैं कि ये जगह ये हो गया, यानी विशेष जानकारी हमको इस माध्यम से प्राप्त हो जाता है। तो यही था। अब हम अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।